हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा कोर्स जिसमें हम एमसीक्यूज करवाएंगे आपको हर रोज 25, जो कि स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फॉर एचसीएस प्रीलिम्स, जिसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है विच इज 11th ऑफ फेब। तो अपने पास अराउंड 80 डेज हैं। हम 2-3 दिन जो ऊपर बन रहे हैं उनको भी हम कर रहे हैं नेग्लेक्ट, बिकॉज कभी बीमार कभी आप हो जाएं, कभी पढ़ने का मन ना हो, तो उसको हम थोड़ा सा साइड रख के हम इफेक्टिव 80 डेज की स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे, जहां पर आपको जितने भी आपने टॉपिक्स कर लिए हैं उनके एमसीक्यूज हम लोग करवाएंगे। आपको जो ये पूरा प्लान है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में किस टॉपिक का एमसीक्यू आज करवाएंगे, एएमसी में कौन सा टॉपिक का एमसीक्यू हम आज करवाएंगे, एनवायरनमेंट का कौन सा करवाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उन सब का आपको ऑलरेडी हम लोगों ने शेड्यूल प्लान भेजा हुआ है। तो आपको पता है कि आपने एमसीक्यू की वीडियो देखने से पहले किन किन टॉपिक्स की रिवीजन करके रखनी है, सो दैट जो रिवीजन है वो मोर इफेक्टिव हो। क्योंकि आपके जो नोट्स हैं उनको तो आप पढ़ेंगे ही। एक्स्ट्रा नोट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन खुद के नोट्स बनाने और खुद के नोट्स पढ़ने ही ज़्यादा इस टाइम पर डिजायरेबल हैं। तो ऐसे ही हम लोग अभी अगले आने वाले पूरे 80 दिनों तक हर रोज 25 एमसीक्यूज करते रहेंगे। जो लेक्चर प्लान है सारा का सारा वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया है, उसमें से आप अपने टॉपिक्स को चूज कीजिए और उनकी रिवीजन कीजिए। हम आज से जो भी 5 टॉपिक्स शुरू करेंगे, 5 सब्जेक्ट शुरू करेंगे, उनमें हम बेसिकली एएमसी की बात करेंगे, उसमें हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसमें हम कंसेप्चुअल ज्योग्राफी की बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट पॉलिटी, then basic science and 5th is environment। आपको हर सब्जेक्ट के उस टॉपिक के 5 एमसीक्यूज जो है वो करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको पता होगा कि हाँ मेरी जो रिवीजन है वो टॉपिक वाइज हो गई है। ये टॉपिक मेरा कवर हो गया, किसी टॉपिक में आपको लगता है कि कुछ डाउट थे तो वो डाउट्स आपके एमसीक्यूज के थ्रू कवर हो गए। तो थोड़ा सा आपको ये प्लान अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, जिसमें आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज विल बी प्रोवाइडेड, और जहां पर आपको एमसीक्यूज के थ्रू जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा जब हम इस वीडियो को पूरा कवर कर लेंगे कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस प्लान के साथ, जो कि आज से शुरू हुआ है और ये चलेगा आपके 11th ऑफ फेब से एक दिन पहले तक, जहां पर आपको डेली एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं। और आपका जो टेस्ट होगा वो होगा हर संडे को। तो अपने को क्लैरिटी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब एचसीएस की तैयारी के लिए आपको टाइम कम मिला है, तो इसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली आपको यूटिलाइज करना है, सो दैट जो सारे बच्चे हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं डिफीट ना फील करनी पड़े। ठीक है, तो कम टाइम है बट विद मोर एनर्जी वी कैन easily cover up the syllabus। चलिए फिर शुरू करेंगे with this course, and जिसमें हम करेंगे स्टार्ट with MCQ नंबर 1। देखिए जरा MCQ नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहले ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। पिछली बार एचसीएस में बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी थी कि पूछा इनकरेक्ट है, लगा दिया करेक्ट, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करके आए हैं जो कि अनपार्डनेबल है। मतलब एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस जो कि इजी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, वो आपने जस्ट गलत कर दिए क्योंकि आपने वो इनकरेक्ट शब्द नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ लेना है कि पूछा क्या है, करेक्ट कोड पूछा है, और दोनों देख लेना है एक बार, क्योंकि ना एचपीएससी का थोड़ा सा अपने को इस टाइम पे ये लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में भी इनकरेक्ट पढ़ लेना और इस बारे में भी इनकरेक्ट पढ़ लेना। दोनों में से अगर आपको लगे कि इनकरेक्ट ही पूछा है तो उसको उसके हिसाब से फिर मार्क करना। देखो जरा इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू धोलावीरा। जो एएमसी का ये क्वेश्चन है जिसमें हम आईवीसी को कवर करेंगे आज। तो धोलावीरा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स इन आईवीसी। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, द साइट इज फेमस फॉर साइन बोर्ड विच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आईवीसी इंस्क्रिप्शंस फाउंड। देखो धोलावीरा में एक वुडन टाइप का साइन बोर्ड हमें मिलता है, जिसपे लिखा क्या है वो हमें नहीं अभी दिख रहा, लेकिन ये हमें दर्शाता है कि कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेट करते हुए साइन बोर्ड बनाया गया था। तो ये यस इट इज फेमस फॉर साइन बोर्ड, धोलावीरा में आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड, धोलावीरा हैड एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर हार्वेस्टिंग
देखो धोलावीरा ना बहुत फेमस है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, कि जो भी पानी रेन के थ्रू आ रहा है तो उसको किस तरीके से हार्वेस्ट करना है और आगे कैसे रीयूज करना है, उसके लिए धोलावीरा के लोगों के पास काफी ज्यादा अबंडेंस ऑफ नॉलेज था। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, बर्न्ड ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर लार्जली यूज्ड। देखो जो धोलावीरा साइट थी ना वो फेमस थी क्योंकि यहाँ पर ना बर्न्ड ब्रिक्स का यूज नहीं किया गया, यहां पर यूज किया गया है स्टोन का। ये आपको ध्यान रखना है कि बर्न ब्रिक्स नहीं यूज किए गए हैं मेनली यहाँ पर, और लार्जली यूज तो है ही नहीं, अगर कहीं पर होगा भी तो बहुत माइन्यूट फॉर्म में यूज किया गया होगा, बट लार्जली यहाँ पर स्टोन की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट बर्न ब्रिक्स आर नॉट लार्जली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। पूछा है आपसे करेक्ट, तो 1 and 2 ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आंसर रहेगा आपका ए, 1 and 2 ओनली। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से चीजों को पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट करेंगे। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। देखो खास बात ही ये है, अभी भी अगर आप बहुत सारे शहरों में जाओगे तो आपको जो ड्रेनेज है वो ओपन मिल जाएगा, जो नालियां हैं वो ओपन दिख जाएंगी। जब रेनफॉल ज्यादा होती है तो उसमें से पानी फिर ओवरफ्लो कर रहा होता है, तो दैट शोज लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग। लेकिन आईवीसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही था कि उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था, मतलब पानी जो है वो किस तरीके से घरों से लेकर अल्टीमेटली रिवर्स तक जा रहा है, ये अंडरग्राउंड ही सिस्टम सब कुछ चल रहा था। तो यस, दैट्स वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ आईवीसी। सेकेंड इज द हड़प्पन्स यूज्ड बर्न ब्रिक्स एंड स्टोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। देखो धोलावीरा में स्टोन्स की बिल्डिंग जनरली हम लोगों को मिली, लेकिन हड़प्पा में हम लोगों को मिली बर्न ब्रिक्स वाली सिटीज, घर जो हम बेसिकली मिले। स्टोन्स की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी कंप्लीट एब्सेंस है हड़प्पा में, कोई स्टोन की बिल्डिंग आपको हड़प्पन कल्चर में नहीं नजर आएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज स्टोन्स वर नॉट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। थर्ड, द ग्रेट बाथ इज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फाउंड इन मोहनजोदारो। देखो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला, ओके, बट इट वाज नॉट द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन और लार्जेस्ट बिल्डिंग, इट वाज द ग्रेट ग्रेनरी, जहां पर हम जो फूड वगैरह है उसको स्टोर करके रखते थे, वो जो सबसे लार्जेस्ट साइज में मिली है वो मोहनजोदारो में मिली है हमें। ग्रेनरीज और भी हमें जगह मिली हैं, जैसे हड़प्पा में, कालीबंगन में, हर जगह मिली है ये, बट ग्रेट ग्रेनरी इज फाउंड इन मोहनजोदारो। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। पूछा क्या है आप लोगों से, चूज द करेक्ट कोड, तो 1 सही है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी 1 ओनली। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं, और ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम डेली 25 एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आपके अराउंड 70 to 75 जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो क्लियर हो रहे हैं। तो अगले आने वाले जितने भी महीने होंगे प्रीलिम्स तक, उसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस करवा दें। एंड लेवल तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। और एचसीएस को बहुत हल्के में हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स तो हो जाता है, मेंस की तैयारी कर लेते हैं अभी से। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि 1% चांस है कि प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, तो गिव योर 100% फॉर द प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर मेंस की तैयारी आप कितने ही अव्वल दर्जे की कर लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिप्रेजेंट द चाल्कोलिथिक पीरियड। ये वो पीरियड है जहां पर आपको कॉपर के एविडेंसेस काफी ज्यादा मिलते हैं कि कॉपर एज ए मेटल यहाँ पर स्टार्टिंग में शुरू की गई यूज करना। इससे पहले अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री को, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, पेलियोलिथिक पीरियड, देन मीजोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। तो यहाँ पर हम बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स थे, धीरे धीरे इसके बाद न्यूलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक पीरियड आता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं एक बार। दिस पीरियड विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ स्टेबल एंड वाइड स्प्रेड सेटलमेंट्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पीरियड में आने के बाद जो सेटलमेंट्स थी पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नंबर में ग्रोथ हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पर लोगों ने जो अपने घर वगैरह है वो बनाने शुरू करे, एग्रीकल्चर बहुत लेवल पर आपने प्रिडोमिनेंटली शुरू कर दिया,
तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर स्टेबल कि यहाँ पर काफी टाइम तक ये प्रेजेंट हैं, एंड वाइड स्प्रेड कि बहुत एरिया वाइज लोग भी फैले हुए हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, they were the earliest farming communities with domesticated cattle, sheep, goats and cultivated plants and crops like rice, wheat and ragi. देखो ये तो बात ठीक है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, बट दीज वर नॉट द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज वाला पीरियड, क्योंकि नियोलिथिक के स्टार्टिंग से ही जो फार्मिंग कम्युनिटीज है उनका इमर्जेंस होना शुरू हो गया था कि ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, जो है एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लो लेवल पर थी वो कम्युनिटीज फार्मिंग वाली, बट चालकोलिथिक में बहुत अव्वल दर्जे पर वो चली गई, बट इट वाज नॉट द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज। अगर आपने अर्लीस्ट शब्द ढंग से पढ़ना है तो आप उसको पढ़ोगे न्यूलिथिक वाले पीरियड में। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज बानस, कयाथ और मालवा कल्चर। देखो जो इंडिया वाले एरियाज है ना, चालकोलिथिक पीरियड में जो भी चीजें हम लोगों को मिली, सबसे पहली बात तो वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले एरिया में जो जॉर्वे एरिया है वहां पर आपको सबसे अच्छी एविडेंस मिलती है कि चालकोलिथिक पीरियड में ऐसे घर थे, ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, ये लोग ऑक्यूपेशन वाइज ये काम किया करते थे। तो जॉर्वे कल्चर तो सबसे अव्वल दर्जे का इसमें माना ही जाता था। इसके अलावा ये बानस कल्चर, कयाथ कल्चर, मालवा कल्चर जो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और ऊपर वाले एरिया आपको आहार कल्चर जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर पेपर में आ जाए कि चालकोलिथिक पीरियड इज नोन एज जॉर्वे कल्चर, तो यस, इट इज ऑल्सो नोन एज द कयाथ कल्चर, यस, मालवा कल्चर, यस, आहार कल्चर, यस, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आपको इस एरिया में मिली हैं जो कि चालकोलिथिक पीरियड को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाती हैं कि ये सब चीजें उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट कोड, थर्ड स्टेटमेंट तो सही थी हमारी, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, तो आंसर रहेगा आपका सी, 1 and 3 ओनली। तो ये एरियाज की लोकेशंस भी आपने ध्यान रखनी है कि चालकोलिथिक पीरियड में सिर्फ जॉर्वे कल्चर ही नहीं था महाराष्ट्र और एमपी वाली साइड, अहर कल्चर, बानस कल्चर भी साइट्स वाली चीजें एग्जिस्ट करती थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्क द फॉलोइंग लिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तर्ज पर, आपने सारी साइट्स के जो फाउंडर्स हैं उनका ध्यान करना है। जैसे हम चान्हुंदारो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, इन साइट्स का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, काफी चीजें यहाँ पर मिली हैं। तो उनके जो एक्सकवेटर्स हैं, जो किन के कहने पर ये जो साइट्स है एक्सकवेट की गई थी, उनको हमने ध्यान रखना है। अगर हम चान्हुंदारो की बात करें जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान सिंध में प्रेजेंट है, और कालीबंगन आपका राजस्थान वाले एरिया में है, हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान वाले एरिया में है, एंड लोथल इज इन गुजरात। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। जो कालीबंगन है, ठीक है, तो कालीबंगन इज फेमस फॉर दी आपका ये बैंगल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है ये साइट, तो इसका आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा तो सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जो कि दयाराम साहनी ने इसको एक्सकवेट करवाया था 1921 में, विच इज ऑन द कोस्ट ऑफ, मतलब ऑन द बैंक्स ऑफ सिंधु रिवर या इंडस रिवर की हम बात कर सकते हैं। तो वहां पर ये आपको साइट देखने को मिली। जो चान्हुंदारो जो कालीबंगन है वो आपको देखने को मिलती है, वो एक्सकवेट की गई है बाय ए घोष, एक तो ये ध्यान रखेंगे। लोथल जो कि बहुत फेमस है फॉर द डॉकयार्ड, कि यहाँ पर आपको जो काफी बड़ा एक ऐसा एरिया है जहां से ट्रेड इंडिया से बाकी और जगहों पर होता हुआ देखा गया, जिसमें मेसोपोटामिया वाज द एरिया जो कि इराक वाले एरिया में है अभी। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी जो लिंक्स हैं ट्रेड वाइज वो हमारे एग्जिस्ट करते थे। तो ये जो है आपका लोथल, ये एक्सकवेट किया गया है बाय SR राव। तो 4 का है आपका सी। देखो आपको अगर हड़प्पा का दयाराम साहनी पता है तो सी का आंसर है, जो थर्ड है उसका आंसर है ए। तो आपका एक ऑप्शन तो ये चला गया। कालीबंगन है ए घोष, तो 2 का तो है डी, जिससे आपके ये 2 ऑप्शंस चले गए। तो आपका रह जाता है ऑप्शन ए, 1 का बी, चान्हुंदारो बाय मजूमदार। मतलब चान्हुंदारो मजूमदार सेम से लगते हैं ना, ऐसे याद करने के लिए आपको निमोनिक बनाने में इजी हो जाएगा काफी, तो वो आप ध्यान कर लेना। कालीबंगन इज बाय ए घोष, हड़प्पा बाय दयाराम साहनी एंड लोथल बाय SR राव। लोथल में भी ओ है, SR राव में भी ओ है,
थोड़ा सा ऐसे मतलब निमोनिक फॉर्म में याद करना, बिकॉज आपको ऐसे नाम याद नहीं होंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि हाँ इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको हम ऐसे लिंक कर दें, थोड़ा सा आपको वो बेटर फॉर्म में चीजें मिल जाएंगी फिर। तो इसका आंसर है ए। और इसके अलावा और जो भी साइट्स हैं उनके जो भी ये एक्सकवेटर्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर बेसिकली मकसद हमारा ये है कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चंस की डिमांड है उसको हम फुलफिल करेंगे, बट इसके अलावा जो आपके नोट्स में लिखे हुए नाम हैं विद द साइट्स वो भी आपने याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स। जैसा हमने पहले भी देखा कि कौन सी साइट है जहां पर डैम्स वगैरह बने हुए थे, तो दैट साइट वाज धोलावीरा। धोलावीरा वाला जो एरिया है ना, ये आपको एक आइलैंड वाले एरिया में देखने को मिलता है जो कि रन ऑफ कच्छ से काफी ज्यादा पास है। माना ऐसा जाता है कि रन ऑफ कच्छ का जो वाटर लेवल है इस टाइम पर थोड़ा सा लो है, पहले टाइम पर वो हाई रहा करता होगा, तभी जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर शिप्स की आवाजाही लगी रहती होगी। तो यहाँ पर इसीलिए लोगों ने काफी ज्यादा वाटर मैनेजमेंट के जो तरीके हैं वो निकाल लिए थे। यहाँ पर डैम्स भी बनवाए गए ताकि जो पानी है वो आपका जो है अलग अलग एरियाज में ना फैल जाए बिकॉज ऑफ ऑल द फ्लड्स। और साथ में ये एरियाज प्रोन टू ड्रॉट्स भी था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ना ऐसे सूखे पड़ते रहते थे, बिकॉज गुजरात वाले एरिया में है तो सूखे वाला एरिया तो है ही है ये। लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर करनी है तो फिर आपको थोड़ा सा इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एंड दोज एक्स्ट्रा एफर्ट्स वर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन मंडसर रिवर, है ना। तो ये रिवर भी काफी ज्यादा आपकी फेमस है, तो ये इस पर डैम्स जनरली बनाए गए थे बाय धोलावीरा के लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ए, धोलावीरा। कालीबंगन फेमस थी आपकी फॉर द बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज, एंड राइस के जो एविडेंसेस है वो भी आपको कालीबंगन में मिल जाते हैं। राखीगढ़ी वाला आपका हरियाणा वाले एरिया में है, विच इज दी नाउ आई थिंक लार्जेस्ट साइट है। आई थिंक इसको एक बार चेक कर लेंगे हम लोग कि ये लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC है। पहले कुछ और थी लेकिन राखीगढ़ी में काफी ज्यादा जो चीजें एक्सकवेट की तो उसके बाद ये हरियाणा की और सब पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट बन गई थी। इसको हम एक बार रीचेक भी कर लेंगे, ठीक है। एंड देन रोपड़, इट इज इन पंजाब। तो आपको साइट्स की जो लोकेशंस है वो पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए, धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरनमेंट। अब शुरू हो जाता है आपका कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। AMC के 5 हमारे हो गए। एनवायरनमेंट का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एनवायरनमेंट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट जहां पर ये साइंटिफिक स्टडी की हम जहां बात करते हैं तो वहां हम लॉजी वर्ड यूज करते हैं, दैट इट इज द साइंटिफिक स्टडी। तो इट इज द इकोलॉजी विच इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये पूरे आपके लोग हैं जो लिविंग बींग्स हैं, ये उनका एनवायरनमेंट है। स्पीशी 1, स्पीशी 2, स्पीशी 3, इंडिविजुअल 4, इन सभी के आपस में जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करना है, और इन सभी की जो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करना है। ये सब स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी। तो इट इज नॉट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज बेसिकली द एरिया, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Second, ecology is the sum of living, non-living components, influences and events surrounding an organism. देखो इकोलॉजी तो स्टडी है। अगर आप बात करोगे कि सारी चीजें मिलाकर हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, इट इज द सम ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग, अनदर इवेंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, तो वो सारी चीजें हैं आपका एनवायरनमेंट का कंपोनेंट। तो यहाँ पर बस इतना किया गया है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की जो डेफिनेशंस हैं उनको इंटरचेंज किया हुआ है। तो हल्का सा आपको दिमाग खोलकर अपना आंसर चूज करना है ताकि बहुत सिमिलर लगते हुए डेफिनेशंस भी आपके गलत ना हो जाए। ठीक है, तो दोनों ही आपके गलत हैं। पूछा गया है आप लोगों से करेक्ट, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, नाइदर 1 नॉर 2। अगर यहाँ पर लिखा होता चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो बच्चे ये सब पढ़ के तो अपना आंसर सही निकाल लेते। अगर ये ऊपर वाला इनकरेक्ट नहीं पढ़ा होता तो आंसर आपका गलत हो जाता। और सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन पिछले HCS के प्रॉब्लम्स में आया हुआ है, जो
बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था बिकॉज इट वॉज आस्क्ड इनकरेक्ट, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। बहरहाल इसका जो आंसर है दैट इज डी, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Water, energy and soil are examples of abiotic components of environment। abiotic वो components हैं जो कि हैं non living, and yes, water is non living, energy is non living and soil is non living। soil में रहने वाले is living, ये बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, but soil as such पूरी entity is non living। the first statement is correct। non green plants, decomposers, parasites are example of biotic components of environment। जो सांस लेते हैं, जो लिविंग है, उनको हम क्या कहते हैं? बायोटिक। तो प्लांट्स भी सांस लेते हैं। डिकम्पोजर जो आपकी जो भी डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको हम पूरा का पूरा, जैसे कोई भी आपके जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़कर मिनरल्स में कन्वर्ट करवा देते हैं कि अब आपकी बॉडी में अमोनिया था ना, तो हमने हाइड्रोजन अलग कर दिया, नाइट्रोजन अलग कर दिया, दैट्स कॉल्ड द डिकम्पोजिशन, जिससे कि जो पूरे मिनरल्स हैं वो अल्टीमेटली सॉइल में जाकर मिल जाते हैं। तो वो काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं, अर्थ वॉर्म्स, बैक्टीरियाज। तो यस, दीज आर दी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। थर्ड, बायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग, ऑब्वियसली नॉट, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग वंस, नहीं, अभी तो जस्ट करके हटे हैं हम लोग, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। फोर्थ, इन एन एनवायरमेंट बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स रिमेन रिलेटिवली स्टैटिक। मतलब ये है कि पूरा एक इकोसिस्टम है, इसमें स्पीशीज रहती हैं, इसका जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक है कि आज भी ऐसा ही था, परसों भी ऐसा ही है, 3 साल बाद भी ऐसा होगा, 300 साल बाद भी ऐसा होगा, 30 लाख साल बाद भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, इकोसिस्टम में जो रहने वाले लोग हैं अपने आप को अडाप्ट करते रहेंगे विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत डायनामिक हैं, हमेशा आपका एबायोटिक कंपोनेंट चेंज होता रहेगा, टेम्परेचर चेंज हो गया, रेनफॉल का अमाउंट चेंज हो गया, और उसके हिसाब से ही जो बॉडीज हैं वो भी अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। तो दीज आर नॉट स्टैटिक, दीज आर डायनामिक, और दोनों ही बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों ही। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फर्स्ट 2 आपकी सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। पूछिए आपसे करेक्ट की थी तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, 1 and 2 ओनली। बहुत ध्यान से आपने जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़नी है और उसका आंसर फिर मार्क करना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना, इट विल बी सुसाइडल इन नेचर। तो थोड़ा सा दिमाग खोलकर, आंखें खोलकर और सारे चीजों को ढंग से पढ़कर ही हम आंसर अपना मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Population is a body made up of organs, organelles and other parts that work together to carry out on the various processes of life। देखो अगर हम इकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो we study it on the levels। सबसे पहले अगर मुझे इकोसिस्टम पढ़ना है तो उसके लिए मेरे को दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, मेरे को बायोटिक कंपोनेंट भी पढ़ना पड़ेगा, मेरे को एबायोटिक कंपोनेंट भी पढ़ना पड़ेगा। बायोटिक में आ गए आपके जो कम्युनिटीज हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं वो आ गए, सारे आ गए इसमें, मतलब पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी, वेरियस स्पीशीज। और एबायोटिक में आ गया आपका टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल एंड एक्सेट्रा। तो मुझे दोनों पढ़ने पड़ेंगे, इसका मतलब मुझे पहले कम्युनिटी पढ़नी पड़ेगी, तभी मैं इसमें ऐड कर पाऊंगी तो वो इकोसिस्टम बन पाएगा। कम्युनिटी का मतलब होता है अलग अलग पॉपुलेशंस, मतलब अलग अलग स्पीशीज, स्पीशी 1, स्पीशी 2, स्पीशी 3। तो ये जो है आपका, ये है पॉपुलेशन। तो मुझे पॉपुलेशन 1 पढ़नी पड़ेगी पहले, फिर 2 पढ़नी पड़ेगी, फिर 3 पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब मैंने क्या पढ़ लिया? कम्युनिटी पढ़ लिया, और इनका आपस में जो इंट्रैक्शन है वो पढ़ लिया। तो कम्युनिटी को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉपुलेशन, नंबर ऑफ स्पीशीज, और एक स्पीशी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसको ढंग से पढ़ने के लिए उस स्पीशी का जो इंडिविजुअल है उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स मैंने पढ़ लिए, फिर इनका मैंने ग्रुप पढ़ लिया कि जैसे एक एलिफेंट को हमने स्टडी कर लिया, अब एलिफेंट्स का जो पूरा का पूरा झुंड है वो कैसे बिहेव करता है, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो सब स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन के बाद हर एक पॉपुलेशन को मैंने स्टडी किया, तो जो कम्युनिटीज है उस लेवल पर मैंने स्टडी कर लिया कि पॉपुलेशन एलिफेंट वाली, पॉपुलेशन टाइगर्स वाले आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दैट लेवल इज ऑफ कम्युनिटी लेवल। और जब पूरी कम्युनिटीज का मैंने एनवायरनमेंट का कंपोनेंट भी ले लिया, देन आई स्टडीड द इकोसिस्टम का लेवल। इकोसिस्टम के बाद आता है आपका द लेवल ऑफ बायोम।
कि ये तो मान लीजिए हम बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। एक तो डेजर्ट इकोसिस्टम आपका थार वाले एरिया में हो गया, एक हो गया आपका सहारा वाले एरिया में, एक हो गया आपका ये गोबी डेजर्ट। ये सारे डेजर्ट्स इकट्ठे मिलकर क्या बना रहे हैं, डेजर्ट बायोम। कि डेजर्ट बायोम को पढ़ने के लिए मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे थार ही पढ़ना है, मुझे गोबी डेजर्ट ही पढ़ना है, मुझे सारा एक जनरलाइजेशन चाहिए है। So that's the biome and then ultimately जहां जहां पर लाइफ पॉसिबल है वो होता है आपका the level of biosphere. Biosphere is the narrow zone जो कि ये है आपका, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर, यहाँ पर आपका हाइड्रोस्फीयर और यहाँ पर आपका लिथोस्फीयर। तो वो स्पीशीज जिनको एटमॉस्फेयर चाहिए एटमॉस्फेयर मिल गया, पानी चाहिए पानी मिल गया, और जगह चाहिए रहने के लिए, लैंड चाहिए रहने के लिए, तो लिथोस्फीयर में वो जगह मिल गई। तो ये जो एरिया है एक नैरो जोन है, दोज पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल। है या नहीं है वो अलग बात है, बट लाइफ इज पॉसिबल, दैट एरिया इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो दीज आर दी लेवल्स। तो पॉपुलेशन इज नॉट दी आपका ये डेफिनेशन, इट इज द इंडिविजुअल जो कि ऑर्गन से बना है, टिश्यूज से बना है, ऑर्गेनेलीज से बना है। हर एक जैसे इंडिविजुअल का किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है ना, एक्सेट्रा। और जैसे ये प्लांट में अलग अलग चीजें हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, लीव्स हैं, स्टेम है, वो सब चीजें क्या है, ये आपका इंडिविजुअल की स्टडी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ इंडिविजुअल बिहेव्स। दिस स्टेटमेंट डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट, it is the definition of individual. Second, community is a group of organism usually of the same species occupying a defined area during a specific time. जैसे हमने पढ़ा कि जो कम्युनिटी वाला एरिया है वो उसमें एक पॉपुलेशन नहीं है, एक स्पीशी नहीं है, उसमें वेरियस स्पीशीज हैं, तो इट इज नॉट ऑफ द सेम स्पीशी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Third, organism is an individual living being that can act or function independently. ये बात भी सही है कि एक जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने आप एक इकोसिस्टम है। मेरी बॉडी में सेल्स किस तरीके से काम कर रही हैं, बाहर से भी हम सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन एक जो पूरा बॉडी है वो एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है फॉर सम टाइम, कि ठीक है उसको ऑक्सीजन चाहिए है, CO2 हम रिलीज करवानी है एंड वाटर चाहिए है, बट बॉडी भी अपने आप में अडाप्ट कर जाती है। जैसे वाटर की अगर प्रेजेंस कम हो तो हमारी बॉडी वाटर को स्टोर करना शुरू कर देती है ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। तो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, तभी तो उसको हम पढ़ते हैं कि एक प्लांट कैसे बिहेव करता है, खाना कैसे बनाता है, जो रूट से किस तरीके से मिनरल्स लेता है, तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीशी। कि अगर नहीं प्रेजेंट हैं और सारे ट्रीज भी, एक ट्री भी है तो भी अपना वो जुगाड़ कहीं ना कहीं बिठा लेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि अदर लोगों की उसको जरूरत नहीं भी है, बाकी जो है टाइम टू टाइम चीजें अडेप्ट हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इट कैन एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। पूछा क्या आप लोगों से, करेक्ट ना? तो इसमें 1 और 2 तो हो गए आपके इनकरेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा इसका, B3 ओनली। तो इस तरीके से आपने डेफिनेशन वाइज भी जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक करने हैं। चलिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, मेजर कम्युनिटीज डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज। देखो जो बेसिकली आपकी मेजर कम्युनिटीज हैं ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सन की एनर्जी पे डिपेंड करेंगे। पहली बात तो जो एक इकोसिस्टम होता है उसमें एक होती है मेजर कम्युनिटी, एक होती है माइनर कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल मेजर कम्युनिटीज वो जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा जगह है जहाँ पर सेम टाइप ऑफ ट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या है उसमें मेजर कम्युनिटी। इसके साथ जो सॉइल है उसमें छोटे छोटे ये आपके छोटे छोटे कह लो बैक्टीरियाज हैं या फिर वायरसेस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब आपके क्या है, माइनर कम्युनिटी जिनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है। तो ये मेजर कम्युनिटीज जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, यस दे डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज। कि अगर आसपास की कम्युनिटीज नहीं भी रहती हैं तब भी दे कैन सर्वाइव वेरी हेल्दी। कि अगर नंबर बहुत ज्यादा है तो उन्होंने अपने आप को बहुत अडेप्ट किया हुआ है, जो आसपास की कम्युनिटीज हैं उनकी जरूरत भी इनको नहीं होती, ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यस इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सन्स एनर्जी
क्योंकि मेजर कम्युनिटीज वो होंगी जिनका नंबर बहुत ज्यादा होगा, जो कि सन के ऊपर डिपेंड कर रही होगी कि थ्रू फोटोसिंथेसिस किस तरीके से जो फूड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हो रही है, कंस्ट्रक्शन बेसिकली हो रही है। Second, minor communities are dependent on neighboring communities and are often called societies. कि जिनका नंबर कम है वो अपने फूड के लिए, अपने हैबिटेट के लिए जो है मेजर कम्युनिटीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बात कर लेते हैं कि ये एक आपका ट्री है, इसमें एक ये निकल आया है आपका एपीफाइट, कि इसने अपनी रूट नहीं बनाई, ये जो है इसके स्टेम से ही अपना खाना पीना निकाल लेगा। तो ये एपीफाइट क्या है बेसिकली, अगर ये पैरासाइट की हम बात कर लेते हैं, दिस इज दी पैरासिटिक प्लांट। ये लो एपीफाइट्स नहीं भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एपीफाइट्स ना जनरली न्यूट्रिएंट्स अपने आप ही गेन कर लेते हैं, इस बड़े ट्री पर डिपेंड नहीं करते। बट अगर मैं पैरासिटिक प्लांट्स की बात करूं तो ये क्या है, इनके न्यूट्रिएंट के लिए ये प्लांट पर डिपेंडेंट है। ये प्लांट जो है आपका मेजर कम्युनिटी है, ये वाला आपका माइनर, बिकॉज इसका नंबर बहुत कम है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, माइनर कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन नेबरिंग कम्युनिटीज, की आसपास के लोगों पर बहुत डिपेंडेंट है, और इसको हम जनरली सोसाइटीज का नाम दे देते हैं। तो जस्ट डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है। तो दोनों ही बातें क्या है हमारी सही हैं, पूछा भी क्या है आप लोगों से करेक्ट, तो दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। तो इस तरीके से डेफिनेशंस का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइनर कम्युनिटी। एक ऐसा पूरा एरिया है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, महागनी, इबोनी और ऐसे ऐसे डिफरेंट प्लांट्स की एग्जिस्टेंस है। तो वो क्या होंगे आपके, माइनर या मेजर? जिनका जिस जगह का नाम उस कम्युनिटी के ऊपर है तो वो मेजर ही रहेगी जनरली। कि ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने पत्ते इकट्ठे नहीं झाड़ते, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स टुगेदर, दोज कम्युनिटीज आर कॉल्ड एवरग्रीन कम्युनिटीज एंड दीज आर मेजर कम्युनिटीज। उसी से तो पूरे इकोसिस्टम की पहचान बन रही है। तो दिस इज नॉट माइनर, दिस इज मेजर। सेकेंड, अ मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउ डंग पैड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर कम्युनिटी। स्पेलिंग ठीक कर लेंगे इसकी। तो लाइकन्स बेसिकली क्या होते हैं आपके, इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। कि जनरली ये फंगाई है, लेकिन इसके टिश्यूज में जो है एल्गी एग्जिस्ट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर फंगाई। और एल्गी को रहने के लिए जगह मिल जाती है, फंगाई को खाने के लिए खाना मिल जाता है। तो ठीक बात है, लेकिन काउ डंग के ऊपर ये जो लाइकन्स वाला सिस्टम है ये बहुत माइनर है, ये मेजर नहीं है। मतलब इससे मैं पूरे एरिया को डिफाइन नहीं कर सकती कि दिस इज द इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लाइकन्स, क्योंकि बहुत नंबर कम में है ये और बहुत ही कम सरफेस एरिया को ये इनकम्पास कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अ मेजर कम्युनिटी, इट इज द माइनर कम्युनिटी। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज रॉन्ग। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट। तो जब दोनों ही सही नहीं है तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी, नाइदर 1 nor 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब हम पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी का हिस्टोरिकल एंटरप्रेन्योर्स का चैप्टर था जिसके आज आपको एमसीक्यूज आने थे। तो विद रेफरेंस टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार्टर एक्ट 13, 33, 53 ये आपने ध्यान रखने हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ये चारों जो एक्ट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले मतलब इसके साथ साथ जो आपकी पूरा हिस्ट्री है वो कवर होता है। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि इंडिया का संविधान कैसे बना, उसमें किन किन बातों का रोल था, उन सब में आपको ये जो एक्ट्स हैं पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है 33 वाला, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, आफ्टर 1773 के एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट 33 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जिसमें बॉम्बे मद्रास वाले जो गवर्नर जनरल्स थे उनकी पावर भी दे दी गई इसको। तो ये सही बात है।
जो कि विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है इसमें कि पहला वायसराय कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो थोड़ा सा इसको आप निमोनिकली याद करेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा इनके नामों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेंटिक है। टिक से आप याद कर सकते हैं कि तीनों की ही पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई, बॉम्बे भी टिक, मद्रास भी टिक और बंगाल भी टिक। ठीक है, इससे विलियम बेंटिक आपको याद हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि थोड़ा सा हम याद करने के मकसद से चल रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस हम कर लेंगे मेंस में, पेपर इस टाइम पर प्रीलिम्स का निकालना है हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इट रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ मैकॉले कमेटी और इंडियन सिविल सर्विसेज। वो तो 1854 में थी, तो 53 के एक्ट के बाद आई थी ये कमेटी। तो इट वाज ए चार्टर एक्ट 1853 व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। तो ये गलत है हमारी स्टेटमेंट, क्योंकि 53 नहीं है, 33 की बात कर रहे हैं। थर्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो 33 के बाद तो ना बेसिकली जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी वो सारी ब्रिटेन ने अपने पास ले ली। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो थोड़ा सा जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई थी। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। पूछा भी क्या है आप लोगों से, करेक्ट। तो 1 सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका बी, 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 33 में क्या बोला गया और क्या बेसिकली इसके प्रोविजंस थे आपको याद होने चाहिए। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं अपने, उनसे आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, क्योंकि बहुत मेजर प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 91, ये दो एक्ट्स ऐसे हैं जिसने काफी ज्यादा चीजों को चेंज किया। 61 में क्या खास बात हुई, पहला पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि वायसराय जो थे उनके पास ये पावर आ गई कि अगर आपकी जो लेजिस्लेचर है वो उसमें नहीं है, सेशन में नहीं है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑर्डिनेंसेस को पास कर सकते हैं। और यही चीज अल्टीमेटली हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट के नाम से एक्यूमुलेट कर ली। ठीक है, वहां से उसको हम लोगों ने निकाल लिया। तो यस, 1861 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस टू वायसराय ऑफ इंडिया। सेकेंड, नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू वायसरायज काउंसिल। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर जो ब्रिटिश थे उनको लेकर आया गया था, बट अब नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में जो इंडियन मेंबर्स थे उनको भी लेकर आना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे करके इंडियंस आपके ऑफिशियल मेंबर्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो 61 वाज द टाइम जहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बन गए थे इंडियंस, कि वायसराय अपनी काउंसिल में इनको लेकर आ सकता है। थर्ड, न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देखो जब वायसराय बना तभी आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी बना, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, जो कि इंडिया में रहकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाता था। तो ही और शी वाज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडिया। तो ये 1858 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत ये दोनों बने थे। वायसराय का ऑफिस भी तभी आया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी तभी आया था। फर्स्ट वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो और जो आपके लॉर्ड स्टैनले थे, ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट नंबर 3 इज रॉन्ग। पूछा क्या आप लोगों से, करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा आपका 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये एक्ट तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट, चूज द फॉलोइंग पेयर्स। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लिए, यूएसए से। देखो जो हम लोगों ने, जैसे होता है ना कि लोगों के हकों में जो फैसला आता है वो हमने सब लिया यूएसए से, कि लोगों को देखो फंडामेंटल राइट्स तो मिलने ही चाहिए, सही बात है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि लेजिस्लेचर कल को कुछ भी बना दे उसको हम मान थोड़े लेंगे, तो लोगों को जो लगता है वो हम सही ढंग से रखेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आपका यूएसए से, नॉट बाय फ्रांस।
सबसे पहली बात तो यही आपने ध्यान रख लेनी है कि फ्रांस से हमने जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया। फोर्थ जो है स्टेटमेंट सही मैच नहीं है, तो जहां पर भी 4 है उसको आप कर दीजिए कट। तो मतलब 1 तो बिल्कुल सही है, ठीक बात है। रेजिडुअल पावर कि हमारे यहाँ पर एक तो सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट शेड्यूल 7 में रखी है हम लोगों ने तीनों लिस्ट, जिसमें सेंट्रल लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट जिसपे सेंटर प्लस स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ना कोई बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है या फिर चेंज है इन 2 लॉज, तो जो सेंटर का लॉ होता है उसको हम लोग सर्वोपरि मानेंगे। तो रेजिडुअल पावर जो है कि इन तीनों चीजों में जो सब्जेक्ट्स हैं अगर नहीं लिखे हुए, कुछ और फ्यूचर में आ गया कि जब हमने बनाया तब साइबर सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं थी, तो साइबर सिक्योरिटी अब तो आ गया ना, तो उसके ऊपर लॉस कौन बनाएगा? तो रेजिडुअरी पावर जो है ये रहती है आपके सेंटर के पास। एंड यस, हम लोगों ने इसको कनाडा से लिया है, बिकॉज कनाडा में ना बहुत ज्यादा ऐसे टूवर्ड्स सेंटर वाले हमने सारे कनाडा से लिए, कि कनाडा में बहुत ज्यादा सेंटर स्टेट में सेंटर की ज्यादा चलती है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन स्टार्ट ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग रूल ऑफ लॉ से करी थी कि सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। दे शुड नॉट बी द रूल ऑफ द किंग बट रूल ऑफ द लॉ विच इज टू बी मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, जिनको उन लोगों ने चुनकर भेजा है अपने लिए पार्लियामेंट। तो थर्ड भी हमारा सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है। तो आपका ये देखो ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपको डीपीएसपी नहीं भी पता तो भी आपको इससे ऑप्शन से आंसर निकल जाएगा। बट यस, फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस आयरलैंड से हम लोगों ने ये डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया है। ऐसे ही इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं? इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, वो कहाँ से लिए हैं? तो वो सब भी आपने ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लिए हैं, बट इमरजेंसी प्रोविजंस में फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, वो हमने जर्मनी से लिया है ना। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। वो लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी हमने सब वो फ्रांस से लिया है। तो थोड़ा सा आप उस जो डेटा है, उस जो टेबल को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके आ सकते हैं। चलिए, तो आंसर इज सी 1, 2, 3 एंड 5। चलिए नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जैसे हम इसको इससे भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू वाज द वाइसराय एंड केम्सफोर्ड वाज द मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड केम्सफोर्ड वाज द वाइसराय। इस एक्ट में क्या बोला गया था? इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरल। बिल्कुल सही बात है कि हमने बहुत सारे ना मतलब प्रोविंसेस के जो लोग हैं उनको हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आने का मौका दिया। तो इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब हम लोगों ने इसमें मुस्लिम्स, विमेन, सिख, इन सबको भी इंट्रोड्यूस करवाया। मुस्लिम्स को हम लोगों ने ऑलरेडी दिए हुए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बट इन 1909, ये ध्यान रखेंगे, 09 में ही मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स की उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही लड़ेंगे इलेक्शंस और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। तो वो हम लोगों ने पहले जो मुस्लिम्स को दिया हुआ था, उसके बाद हमने सिख, विमेन, इन सबको भी जो है देना प्रोवाइड शुरू कर दिया फ्रॉम 1919 वाला एक्ट। तो यस, इट वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। और बायकैमरल का मतलब है 2 हाउसेस। पहले ओनली 1 हाउस हुआ करता था, देन केम 2 हाउसेस, वन इज अपर हाउस एंड देन वाज लोअर हाउस। लोअर हाउस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली CLA एंड दिस वाज काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको हम लोकसभा सभा भी कह देते हैं। तो उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट वाज मेड द 2 हाउसेस एट सेंटर। ध्यान रखेंगे, प्रोविंसेस पे नहीं, सेंटर पे बायकैमरल लेजिस्लेचर आ गया था। तो दिस स्टेटमेंट इज सही, 1919 में ये आया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड अ फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स एज यूनिट्स। कि हम एक काम करते हैं ना, फेडरेशंस बना लेते हैं कि जिसमें आपके सारे जो स्टेट्स हैं वो भी आ जाएंगे और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो एक फेडरेशन बन जाती कि ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, जिसमें कॉमन सेंटर हुआ करता, मतलब होना था।
बट जो प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने मना कर दिया कि वी आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ फेडरेशंस, बिकॉज हमारे यहाँ पर अलग रूल्स हैं, हमारे यहाँ पर अलग हम सिस्टम्स को चलाते हैं, तो हम इस अंडर में नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए बन नहीं पाया। बट इट वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट दैट फेडरेशंस शुड बी देयर। हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन प्रिस्क्राइब तो किया गया था ना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। पूछा भी क्या आप लोगों से करेक्ट, तो क्या रहेगा, दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा, सी बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। पहले भी 1919 ही हम लोगों ने किया। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। देखो बायकैमरल लेजिस्लेचर आया आपका सेंटर पे, डायरकी आई आपके प्रोविंसेस पे, ये ध्यान रखेंगे। डायरकी का मतलब है डुअल रूल। डुअल रूल का मतलब है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना जिस पर लॉज बनाने होते हैं, उनको मैंने डिवाइड कर लिया कि एक तो हो गए आपके रिजर्व्ड, कि वो सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस, सिक्योरिटी, मनी वगैरह, करेंसी वगैरह, तो रिजर्व्ड वो उनके ऊपर सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल्स। और एक है आपकी ट्रांसफर्ड, जो कि बाकी बचे हुए हैं, कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रूल्स तो देखो बनने हर किसी पर होते ही हैं। तो डायरकी का मतलब होता है कि मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया रिजर्व्ड कैटेगरीज में, ट्रांसफर्ड कैटेगरीज में। रिजर्व्ड कैटेगरीज में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉज बनाएगा गवर्नर, मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है, जो हेड है, वो रूल्स बनाएंगे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर रूल्स बनाएंगे मिनिस्टर्स की। आप लोग अपने प्रोविंसेस में जो है बात कर लीजिए, यहाँ पर आप जो है जो रूल्स बनाने चाहते हैं, लॉज बनाना चाहते हैं, उनको बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेजर इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर गवर्नर जो है वो रूल्स बनाएंगे। स्टेट्स में, प्रोविंसेस की बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ बट कंटिन्यूएशन हुआ, इट वाज 1909, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू दी प्रोविंसेस, कि ठीक है ये लो आपने जितने भी मतलब पावर्स हैं ये आपको हम डिवॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सेंटर के पास पावर है वो इतनी हर प्रोविंस को देखने के लिए इनकैपेबल, इनसफिशिएंट रहा करती थी। तो इसीलिए बोला गया कि जितनी भी पावर्स वगैरह है वो सेंटर से स्टेट्स को हम लोग जो है डेवोल्यूशन कर देंगे पावर्स का। तो ये बात सही है कि 1919 में ये शुरू चीज हो गई थी। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि हाँ मतलब दोबारा से जो सीट्स है उनको बढ़ा दिया गया था, द सीट्स वर इंक्रीज्ड। अगर आपको सेकंड भी पता था कि 1909 में आया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, तो आप ना 2 को कैंसिल अगर करते तो आपके 3 ऑप्शन चले जाते। तो आपको ये 3 नहीं भी पता होते तो भी आपका आंसर जो है डी वो आ जाता, जिसके आपको मार्क्स मिल जाते। तो दैट्स वन ऑफ दी फायदा कि अगर स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करने का ऑप्शन हो तो हम सही आंसर मार्क कर सकते हैं, चाहे हमें चीजें पता ना भी हो, तो उसको हम थोड़ा सा लक के फेवर में ले जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो इस तरीके से पॉलिटी में क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका ज्योग्राफी का, जिसमें हम कंसेप्चुअल ज्योग्राफी की बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कि अगर ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर अभी सन है, तो ये जो सर्कल है दैट्स कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर डे है और यहाँ पर नाइट है, बिल्कुल सही बात है, इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड विद द एक्सिस, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अर्थ ना अपने एक्सिस पर सीधी नहीं खड़ी, अर्थ है ऐसे, और जब सन यहाँ पर है तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कौन सा बनेगा आपका, ये वाला। यहाँ पर होगा आपका डे, यहाँ पर होगा आपका नाइट। तो एक्सेस तो ये है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है इल्यूमिनेशन, तो दोनों कोइंसाइड नहीं करते। अगर एक्सेस धरती की 23.5 होने की बजाय 0 होती तब ये जो है इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाते। जैसे 23 मार्च और 23 ऑफ सितंबर के दिन होती, 21, 22, 23 कुछ भी ले सकते हैं आप, तीनों में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इस दिन जब हमारी वर्टिकल ओवरहेड रेज ऑफ सन इक्वेटर पर होती हैं, उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में इक्वल डे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की नाइट होती है।
तब इस तरीके से जो अर्थ है आपको नजर आती है। यही इसकी एक्सिस है, यही आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। और पूरे एरियाज में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट। तो तब होगा, बट ये इन 2 दिनों के अलावा इट नेवर कोइंसाइड्स विद द एक्सिस। तो पूछा क्या आप लोगों से, करेक्ट, तो ओनली 1 इज करेक्ट। तो आंसर रहेगा आपका ए, 1 ओनली। बहुत ही इजी स्टेटमेंट था ये, तो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाना पड़ रहा है तो उसको लगा लीजिए प्लीज। तो थोड़ी सी वो मिस्टेक्स जो सिली मिस्टेक्स हैं वो हम नहीं करेंगे, बहुत इजी टॉपिक्स में तो खास करके। चलिए नेक्स्ट है, अर्थ पूछा है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक बात है, अर्थ को हम वी बोलते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो धरती घूमती है। फर्स्ट इज करेक्ट। ऑन और अबाउट 3rd जनवरी द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू दी सन। देखो, एक है आपका पेरीहीलियन, एक है हमारा एपीहीलियन। पेरीहीलियन जहां पर मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, एपीहीलियन जहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम है बिटवीन सन एंड अर्थ। पेरीहीलियन नॉर्मली अगर हम बात करें सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस का, तो इट इज अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर। पेरीहीलियन में इट इज अराउंड 147.8 मिलियन किलोमीटर एंड एपीहीलियन में इट इज अराउंड 152.2 मिलियन किलोमीटर। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। अगर ये सन है तो इसके अराउंड जो अर्थ है वो इस तरीके से घूमती है, तो दिस इज एपीहीलियन, दिस इज आपका पेरीहीलियन। एपीहीलियन आता है आपका उसमें जुलाई वाले टाइम में, दिस दी 3rd ऑफ जुलाई। तो मतलब हमारे यहाँ पर गर्मी है तो पास होना चाहिए ना सन, बट हम पूरे अर्थ एवरेज की बात कर रहे हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी है, सदर्न में सर्दी होती है, तो थोड़ा सा हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिगार्डिंग मंथ को ना देखते हुए ओवरऑल अर्थ की फॉर्म में देखेंगे। तो जुलाई 3rd को होता है एपीहीलियन और 3rd ऑफ जनवरी को होता है आपका पेरीहीलियन, वेयर अर्थ इज क्लोजेस्ट टू दी सन। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, इट इज नॉट सर्कुलर प्रॉपरली, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये चेंज होता रहता है। अगर ये सर्कुलर होता प्रॉपरली तो हर बार जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर ही रहता। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉट अ प्रॉपर सर्कल। ठीक बात है, प्रॉपर सर्कल नहीं है, तभी तो हम कहते हैं ना कि पेरीहीलियन एपीहीलियन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये बात सही है, इट इज नॉट अ प्रॉपर सर्कल। पूछा भी क्या आप लोगों से, करेक्ट। तो तीनों ही बातें सही हैं, तो आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन 21 ऑफ जून। चलो इसको पढ़ने से पहले ना हम पढ़ लेते हैं पूछा क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट कोड बताना है हमें। ऑन 21 ऑफ जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स वर्टिकल ओवरहेड रेज ऑफ द सन एट नून। देखो आप ध्यान रखना हल्का सा, अगर हम इस अर्थ की बात करते हैं, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर पर जो सन होता है वो 22 या 23 ऑफ मार्च पे रहता है। 22 मार्च से ऊपर जाएगा ये 22 जून को, तब वर्टिकल ओवरहेड रेज किसके ऊपर रहेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फिर ये आएगा नीचे 22 ऑफ सितंबर में, तब वर्टिकल ओवरहेड रेज ऑफ सन कहाँ होंगी, ऑन इक्वेटर। 22 सितंबर से ये आएगा आपका 22 दिसंबर तक ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब वर्टिकल ओवरहेड रेज किस पे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। देन 22 मार्च को ये ऊपर जाएगा, 3 महीने का जो टाइम है वो लगाता है। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21, 22, 23 कुछ भी लिखा हो सही मान लेना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स वर्टिकल ओवरहेड रेज ऑफ द सन एट नून, बिल्कुल सही बात है कि दोपहर के 12 बजे 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो जो पर्सन खड़े हैं उनको अपनी परछाई नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस दिन पूरा का पूरा 12 बजे जो सन है वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है। दैट्स कॉल्ड दी वर्टिकल ओवरहेड रेज की 0 डिग्री का एंगल, सॉरी 90 डिग्री का एंगल विद योर लोकेशन, और आपकी जो शेडो है वो 0 नजर आएगी। 90 डिग्री एंगल, दिस इज दी 90 डिग्री का एंगल। ऑन 22 ऑफ दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव वर्टिकल ओवरहेड रेज ऑफ द सन एट नून, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है। तो अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ये सारे ये जितने भी अर्थ के रिगार्डिंग होते हैं।
ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस ओनली इक्वेटर हैज इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इक्वेटर पर सन है 22 मार्च या 22 सितंबर को, इक्विनॉक्स का मतलब वही होता है जब इक्वेटर पर सन रहे, तो पूरे वर्ल्ड में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट होती है। तो ओनली यहाँ पर लिखा गलत है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पर लिखा होता ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस इक्वेटर हैज इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, तो बात सही थी कि हाँ उस पे तो होते हैं, बट ये ओनली गलत किया हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 1 और 2 तो सही है, पूछा आप लोगों से करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ए, 1 एंड 2 ओनली। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, इस तरीके से जो है बहुत फैक्चुअल लेवल पर आपको एचसीएस में क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements. At an Arctic circle at 66.5, the sun never rises and there is darkness for the whole day on 22nd of June. देखो 22nd of June को अगर आप बात करोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है सन। दिस इज 23.5, दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये है आपका इक्वेटर, ये है सन। थोड़ा सा अजीब बना है बट थोड़ा सा कर लेना मैनेज इसको आप लोग। तो 22 जून को यहाँ पर है, तो 22 जून को 66.5 डिग्री पे तो 24 आवर का डे है। 24 आवर की डार्कनेस नहीं है। अगर आप 22 जून की देखो हम बात करें अगर, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपका सन है, अर्थ है टिल्टेड आपकी ऐसे, ये एक्सिस, ये है आपका क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये है आपका क्या, इक्वेटर, क्योंकि धरती ऐसे है तो इक्वेटर भी तो ऐसे ही होगा, तो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करेगा, इक्वेटर ऐसे तो नहीं होगा, इसका तो हमें क्लैरिटी है। ये है आपका 23rd ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आपका 66.5। तो ये पूरा जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है यहाँ पर 24 घंटे जो है आपकी दिन बना रहेगा, तो डार्कनेस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 22 जून मतलब हम समर सॉलिस्टिस की बात कर रहे हैं। एंड एट एन अंटार्कटिक सर्कल the sun never rises and there is darkness for the whole day on 22nd of December. 22nd of December is the winter solstice. देखो अगर मैं समर सोलिस्टिस की ही बात करूं तो ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज आपका अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बिल्कुल इस साइड है, तो इसमें 24 घंटे क्या रहेगी, डार्कनेस। 24 घंटे क्या रहेगी, इसमें डार्कनेस रहेगी ना। तो ऐसे ही जब 22 ऑफ दिसंबर पर रहेगा, उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से है। तो 22 जून को आर्कटिक सर्कल पर नॉर्थ वाले एरिया में 24 आवर का डे है एंड 66.5 डिग्री साउथ पर 24 आवर की नाइट है। ये हम बात करें 22 ऑफ जून की। अगर मैं 22 ऑफ दिसंबर की बात करूं तो देखो इस तरीके से कैसे बनाएंगे। ये है आपका सन, हम यहां पर इसको बनाएंगे ऐसे, ये है आपकी एक्सिस, दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहां पर डे वाला पोर्शन, यहां पर आपका नाइट वाला पोर्शन। ये है आपका इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका आर्कटिक सर्कल, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। 22 दिसंबर मतलब विंटर सॉलिस्टिस की बात अगर करें तो 66.5 पर पूरे दिन रहेगा और यहाँ पर पूरे 24 घंटे दिन नाइट रहेगी। तो 22 दिसंबर को 66.5 डिग्री नॉर्थ पर कंप्लीट डार्कनेस, 24 आवर नाइट एंड 66.5 डिग्री साउथ पर 24 आवर का डे। ये हम समझ पा रहे हैं ना कि हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के हिसाब से लिया है कि पूरी धरती अगर घूम भी गई तो भी ये जो एरिया है वो हमेशा लाइट के अंदर ही रहेगा। तो 22 दिसंबर को इस एरिया पे लैटिट्यूड पर हमेशा 24 घंटे का दिन रहेगा। तो इसमें आपका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। देखो इन आर्कटिक सर्कल द सन नेवर राइजेस एंड देयर इज कंप्लीट डार्कनेस, 24 आवर डे की हम बात कर रहे थे।
अंटार्कटिक सर्कल पर 22 दिसंबर पर सन हमेशा राइज करता रहेगा 24 घंटे के लिए और कंप्लीट डार्कनेस नहीं होगी। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत दी हुई हैं। पूछा क्या आपसे? करेक्ट, तो करेक्ट कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, नाइदर 1 नॉर 2। बट जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द मिलानकोविच साइकिल। की रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि अर्थ की मेजर मूवमेंट्स है। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, खुद के साथ ही एक्सिस पे घूमती रहती है। रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इट टेक्स 24 आवर्स, इट टेक्स 365.25 days। दैट्स व्हाई लीप ईयर आफ्टर 3 years, द फोर्थ ईयर में 366 डेज होते हैं। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सियल ऑब्लिक्विटी एंड प्रिसेशन, यस दीज आर दी माइनर मूवमेंट्स। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, इट इज चेंजिंग, इट इज नॉट कंप्लीटली सर्कुलर, इट इज नॉट कंप्लीटली एलिप्टिकल, सर्कुलर से एलिप्टिकल, एलिप्टिकल सर्कुलर, ये होता रहता है। और 1 लाख साल का ये साइकिल है कि जिसमें सर्कुलर से जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली आपका जो एलिप्टिकल है वो हो जाता है, एंड देन अगेन एलिप्टिकल टू सर्कुलर, देन सर्कुलर टू एलिप्टिकल, एंड देन सो ऑन। तो 1 लाख साल में, तो इसलिए पता भी चलता है हमें इतना। एक्सियल ऑब्लिक्विटी की अर्थ की जो एक्सिस है वो 23.5 पर है। दिस इज दी 23.5 का एंगल, थोड़ा सा इसको हम ठीक बना लेंगे। दिस इज 23.5 डिग्री। तो ये भी चेंज होता रहता है। दिस इज 23.5 है अभी, तो 24.5 हो गया। 22.5 पे अर्थ की एक्सिस जो है प्रेजेंट है। तो एक्सियल ऑब्लिक्विटी है कि हर 41,000 ईयर्स में ये जो चेंज होता रहता है फ्रॉम 22.5 टू 24.5। ठीक है, तो हल्का सा ये चेंज होता रहता है। ये साल ज्यादा है इसीलिए हमें इतना पता नहीं चलता, माइनर मूवमेंट्स है बहुत ज्यादा। प्रिसेशन, प्रिसेशन का बेसिकली मतलब है कि जो अर्थ है ना वो इक्वेटर पर थोड़ा सा बल्जी है। तो जब बल्जी है तो ना, जब घूम रही है ना ये, तो अल्टीमेटली अपनी जो एक्सिस है, जो ऐसे हम बना लेते हैं इसको, ये रहा अर्थ का एक्सिस, ये रहा उसका इक्वेटर। तो ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस भी ऐसे रिवॉल्व करती, रोटेट करती रहती है। जैसे आपने वो वेवलेट देखा होगा कि एक जो एक्सिस होती है उसके आसपास जो पूरा वेवलेट होता है वो तो घूमता ही घूमता है, जो एक्सिस है वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी ऐसे साथ साथ घूमती रहती है। जैसे वॉबलिंग कहते हैं ना, जैसे हम कि वॉबलिंग कर रही है चीज, कि जिस चीज पर वो घूम रही है वो भी चीज धीरे धीरे करके घूम रही है। ये होता है आपका अराउंड 26,000 ईयर्स में, कि जो आपकी पूरी एक्सिस है ये भी एक पूरा सर्कुलर लगा लेती है 26,000 साल। और ये होता क्यों है? क्योंकि इक्वेटर पर अर्थ बल्जी है, तो इसकी रोटेशन ना ऐसे बहुत स्मूथ नहीं है कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती रही घूमती रही घूमती रही। दिस इज दी एक्सिस, इसके साथ ही घूम रही है। ये जो एक्सिस है ये भी आपकी थोड़ी थोड़ी करके ऐसे रोटेट होती रहेगी, ये भी साइड में होती रहती है। तो तीनों ही चीजें क्या है आपका मिलानकोविच साइकिल में इंक्लूडेड है। तो पूछा क्या है? करेक्ट, तो तीनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट है अब आपका साइंस वाला कंपोनेंट, बेसिक साइंस, जिसमें हम बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पूछा है आप लोगों से इनकरेक्ट, पहले ही देख लो, फायदे में रह जाएंगे हम लोग, पहले ही देख लेते हैं। फर्स्ट, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। देखो, सेल्स जो है वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। ये अब उल्टा है कि जो सेल है वो तो खोजी रॉबर्ट हुक ने, सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम की चीज भी होती है ये बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोनों ही हमारे इंटरचेंज्ड हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। द सेल थ्योरी वॉज फर्स्ट कंपोज्ड बाय श्लेडन एंड शवॉन। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये, कि सेल नाम की चीज होती है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से बनी है। सेल के अंदर भी जो है अलग अलग मैकेनिज्म्स रन करते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी काम करती है। तो ये जो पूरी थ्योरी है ये दी गई थी इन दो साइंटिस्ट के द्वारा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हमसे तो पूछा इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे? आंसर इज ए, 1 एंड 2 ओनली। बस नाम ध्यान रखने हैं कि सेल है रॉबर्ट हुक और जो न्यूक्लियस है वो है आपका रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन ए इज द आंसर। सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, all organisms are composed of multiple cells and thus are multicellular। देखो,
हम जैसे हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं, हमारी बॉडी में किडनी सेल अलग होगा, हार्ट सेल अलग होगा, जैसे हार्ट सेल से हार्ट टिश्यू बनेंगे, हार्ट टिश्यू से हार्ट ऑर्गन बनेगा। बट अगर आप बहुत लोअर लेवल पे जाकर देखोगे तो हार्ट सेल की हम बात करते हैं, ऐसे ही हम लंग सेल की बात करते हैं, हम न्यूरॉन सेल, नर्व सेल की बात करते हैं। तो ठीक है, मल्टीपल सेल्स हैं, इनका अलग अलग काम है, बट सब ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर नहीं होते। मतलब कईयों में सिर्फ एक ही सेल होती है, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गए कई सारे, अमीबा हो गया, तो ये सब क्या है, आपके यूनिसेल्युलर हैं। तो ऑल शब्द गलत दिया हुआ, अगर मोस्टली लिखा होता तो हम ठीक है ओके मान लेते, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम अ सिंगल सेल डिवाइडिंग इनटू मेनी सेल्स। ये तो बिल्कुल बात सही है। हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो वी आर मेड अप ऑफ ओवम एंड स्पर्म सेल, इन्हीं दो सेल से बने हैं। इन दो सेल्स का आपस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, एंड देन देयर इज वन सेल जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये एक सेल है, इस सेल से अब अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी की जो सेल है वो बनेगी एंड बेबी विल बॉर्न, है ना। तो हम लोग एक सेल से ही बने हैं, जाइगोट इज दी वन सेल, इससे हम अल्टीमेटली डिफरेंट सेल्स में हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो ये बात आपकी सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो 1 गलत है, 2 सही है, तो आंसर रहेगा आपका बी, 2 ओनली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल स्ट्रक्चर। Plasma and cell membrane is semi-permeable membrane that is flexible and generally made up of organic molecules called lipids and proteins. देखो अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे ना, तो प्लांट सेल में ये मान लेते हैं हम एक सेल है, इस सेल में अलग अलग चीजें हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म है, सब कुछ है, सब चीजें। एक तो ये जो पूरी बॉडी है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसमें सेल के जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उसको कवर करती है। और इसको एक चीज और कवर करती है जिसका नाम है सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलती है। ध्यान रखेंगे, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, मतलब इसमें से जो है ना, जैसे बाहर से ऑक्सीजन आ गया तो इसको ये कर लेगी एक्सेप्ट, बट मान लो कुछ और है जैसा सॉल्ट हो गया या फिर और सारी जो चीजें हैं वो इसमें एंटर नहीं होने देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये सेमी परमिएबल है, सब कुछ नहीं आने देती बट कुछ आने देती है। दैट इज फ्लेक्सिबल एंड जनरली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक बात है, ये इसमें ना पूरे ऐसे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बने होते हैं जिससे कि जितने भी सेल के ये ऑर्गन्स हैं ये इसके अंदर ही रहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेल वॉल, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में ही प्लांट सेल, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इज अ फुली परमिएबल कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये फुली परमिएबल है कि इसमें से जो है मतलब इट इज ऑल्सो नॉट फुली परमिएबल, इट इज मतलब कि हाँ, इसमें थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आती रहती हैं अंदर, कि जैसे सॉल्ट वगैरह नहीं आएगा, बाकी सब चीजें आ जाएंगी, तो सेमी परमिएबल है, बट प्लांट सेल में, नॉट एनिमल सेल। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि सेल वॉल होती ही नहीं है एनिमल्स में। हम में भी एनिमल जो भी हैं उसमें सेल वॉल नहीं है। थर्ड, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखो सेल वॉल का खास बात ये है कि ये बनी होती है सेल्यूलोज से, और हमारे बॉडी में सेल वॉल नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को पचाने की शक्ति भी नहीं है। हम लोग ग्लूकोज पचा सकते हैं, हम लोग माल्टेज पचा सकते हैं, बट हम सेल्यूलोज नहीं पचा सकते। सेल्यूलोज इज द हाईएस्ट डिग्री का कार्बोहाइड्रेट, ये हम नहीं पचा सकते। गाय भैंसे जो है मतलब ये चबा सकती हैं, ये खा सकती हैं, बट हम लोग इसको पचा नहीं सकते, नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, बट सेल्यूलोज हमारी बॉडी में इसकी डाइजेस्टेबल फॉर्म में जाता नहीं है। तो इट इज नॉट मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Fourth, plasmolysis in plant cells happens due to osmosis when plant cells are placed in hypertonic solutions. हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिनमें सॉल्ट ज्यादा होता है, सॉल्ट की क्वांटिटी इज मोर। अगर ये आपकी सेल है और इसको हम लोगों ने ऐसे सोल्यूशन में रख दिया है जिसमें सॉल्ट ही सॉल्ट है, सोल्यूशन इसमें पानी भी है और इसमें सॉल्ट भी है, तो ये क्या बेसिकली होता है, क्या है ना कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है जो आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन
से चीजें जाती हैं टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये जो आपका पानी वाला ये जो सेल के अंदर जितना भी आपका वाटर है, ये वाटर अल्टीमेटली जो है सॉल्यूशन में एंटर करना शुरू कर जाएगा, जिससे कि सेल के अंदर का सारा पानी चला गया बाहर और जो सेल है वो बिल्कुल सिकुड़ गई। उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो पानी सारा यहाँ पर चला गया, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से प्लाज्मोलाइसिस हो गया। आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि ये आपकी सेल है और ये है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की अमाउंट कम है। तो जब सॉल्ट की अमाउंट कम है तो इसमें से क्या होगा ना कि ये वाटर जो है ये अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या है, जो वाटर है वाटर जाएगा आपका टुवर्ड्स दिस सेल और अल्टीमेटली सेल में जो पानी है वो भरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी जो सेल है फिर वो ऐसे फूलनी शुरू हो जाती है। तो उसको भी हम थोड़ा सा नेगेटिवली मानते हैं कि जो सेल है वो ऐसे फूलनी शुरू होगी, तो वो भी काइंड ऑफ डिजीज ही बन जाती है। तो प्लाज्मोलिसिस बेसिकली क्या है कि जब सेल सिकुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उसको रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में, क्योंकि ऑस्मोसिस में जो चीजें हैं वो जाती हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जनरली। रिवर्स ऑस्मोसिस ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर जाती हैं चीजें फ्रॉम हायर टू लोअर। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, इसीलिए आपको ये करने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। तभी जो पानी में जो भी सॉल्ट वगैरह होते हैं उनको हम निकाल देते हैं और जो पानी है फिर उस सॉल्यूशन से अल्टीमेटली जो नॉर्मल सॉल्यूशन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हल्का सा आप इस पर से ध्यान रखेंगे। तो 4 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका C 1 and 4। Next, consider the following statement. First, the nucleus of a cell has a nuclear membrane which houses chromosomes that are composed of DNA molecules. ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, 23 टोटल पेयर्स हैं हमारे, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए, 23 फ्रॉम मदर साइड, 23 फ्रॉम फादर साइड। इस क्रोमोसोम में होता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। इस डीएनए में पर्टिकुलर कोड है, इसे हम कहते हैं जीन, कि ये जो कोड है ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पर्सन की आइज के कलर का, किसी भी पर्सन के हेयर के कलर का, हाइट का एंड सो ऑन। तो यस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि इसके आसपास एक मेम्ब्रेन है विच हाउसेस क्रोमोसोम्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही बात। Organisms with no nuclear membrane are called eukaryotes and organisms with a nuclear membrane are called prokaryotes। देखो, जहां जो आपके यूकारियोट्स हैं इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, ये हैं आपके नए वाले न्यू, मतलब जो हम लोग हैं वी आर बेसिकली यूकारियोट्स। तो हमारे बॉडी में सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो स्टेटमेंट हमारी ये गलत है, बिकॉज प्रोकारियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं होता बल्कि उनमें। तो प्रोकारियोट्स आल्सो हैव नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक बात है कि जो न्यूक्लियस है उसमें से ही हमारी ये सारी चीजें माइटोसिस, मियोसिस की जो फॉर्मेशन वगैरह होती हैं और अल्टीमेटली जो है सेल 1 से 2, 2 से 4 और 4 से ऐसे 8 होती रहती हैं। तो न्यूक्लियस हैज द प्रोमिनेंट रोल इन दिस। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका C 1 and 3, जिसमें ये गलत है। यूकारियोट्स में न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। जो हम हैं नए वाले, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह, वो आपके प्रोकारियोट्स हैं जिसमें ना न्यूक्लियस होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। देखो, ये जो पूरी आपकी सेल थी इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, ये न्यूक्लियस था, ये आपका अलग कुछ और है। इसकी जो भी सारी चीजों में ये जो फ्लूइड सा हल्का हल्का प्रेजेंट है, कि हर चीजें ऐसे आपकी अदरवाइज ऐसे आपस में मिलेंगी नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये बिल्कुल सही बात है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट इनसाइड फ्यूल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a cell organelle, ठीक बात है, serves as the channel to transport material from one region of cytoplasm to another। देखो जनरली क्या होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन देयर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली इसके बॉडी के आसपास प्रेजेंट है राइबोसोम।
तो राइबोसोम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने के, कि मेरे को एक मैसेज आया बॉडी, जैसे बॉडी के डीएनए ने एक बनाया एमआरएनए कि मेरे को इस प्रोटीन की जरूरत है, ये एमआरएनए के अंदर उस प्रोटीन का कोड है, ये एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास कि मुझे ये प्रोटीन बनवाना है, राइबोसोम जो है प्रोटीन को बनाएगा और आपकी बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट जो है फुलफिल हो जाएगी। तो राइबोसोम इज द एरिया वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स अकर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ये है कि ये रफ बेसिकली क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल आसपास राइबोसोम है, तभी इसको हम रफ कहते हैं, थोड़ा सा इस वाइज कि ये राइबोसोम प्रेजेंट है और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड सॉल्युबल प्रोटीन्स। तो यस, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर नहीं करेगा बट फैट्स और सॉल्युबल प्रोटीन्स करेगा फॉर्म, तो इसीलिए जो है ये सारे, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये जो है साइटोप्लाज्म के मतलब पूरे इस एरिया में जो भी ये लिक्विड फॉर्म है, इसके एक एरिया से दूसरे एरिया तक सभी चीज़ें, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने हो, चाहे फैट मैन्युफैक्चर करना हो, चाहे प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना हो, ये सब चीज़ें जो है करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकेंड इज ऑल्सो राइट। Smooth endoplasmic reticulum performs the function of protein manufacture. No, it is rough endoplasmic reticulum. Prokaryotes have each and every cell organelle covered by a membrane. नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं था पहली बात तो, और न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं थी, तो ये सारी सेल ऑर्गेनेली इनकी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होती हैं। तो ये तो पुराने वाले हैं, बॉडी ने धीरे धीरे अडाप्ट किया, तब जाकर हमारी हर सेल ऑर्गेनेली पर ये जो मेम्ब्रेन है वो आई है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। पूछा क्या है करेक्ट, तो ओनली 1 and 2 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो ये आपका बेसिकली बायोलॉजी में सेल वाले चैप्टर में सारे क्वेश्चंस थे। इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो वो सब चीजें जो है आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ हमारा एएमसी, बेसिक साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, इनके जो 25 एमसीक्यूज है वो खत्म होते हैं। हर रोज आपको ऐसे ही 25 एमसीक्यूज करने हैं। पहले अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए टॉपिक्स में से, और फिर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए। जो भी आपके नोट्स में मिसिंग है उसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए, इससे आपकी जो रिविजन है इट विल बिकम कॉम्प्रिहेंसिव। आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, एंड रिविजन जितनी हो सके उतनी करिए। Thank you so much.